लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ देखा था व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम ध्यान से देखो तो इस केस में दो पार्ट कवर हो गए। एक तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, और एक जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं और केस 3 में हेडिंग पड़ेगा केस 3 में व्हेन चार्ज पार्टिकल is projected is projected at an angle theta with external magnetic field। एक्चुअली तीन ही केस हैं, एक है थीटा 0 180, एक है थीटा 90, और इस केस में हम लोग स्पेसिफिकली लिख देंगे थीटा नॉट इक्वल टू 0 90 और 180। मतलब 0 90 और 180 के अलावा जितने भी केस हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं क्या होगा इस केस में। तो सपोज मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी हुई है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल को जो वी नॉट वेलोसिटी दी है एम कॉमा क्यू, ये कोई थीटा एंगल पे है, और थीटा एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। ठीक है, तो अगर ये 90 से कम है तो अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो ये है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, लेकिन अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, इस मूवमेंट पे कोई बताएगा कि फोर्स लगेगा कितना, सॉरी किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, फोर्स का इनसाइड डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। इनवर्ट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैंने कॉपी के प्लेन में ही बनाई है, फील्ड लाइंस भी कॉपी के प्लेन में है और वेलोसिटी भी कॉपी के प्लेन में है। तो तुम फिंगर्स इस तरह से लगाओगे, अगर राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो तुमको मिलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है। अच्छा, इसको ऐसे भी बोला जा सकता था कि अगर हम इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते, समझना, एक कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा और एक कंपोनेंट सपोज है वी नॉट साइन थीटा, तो क्या ये भी बोल सकते थे कि वी नॉट कॉस थीटा की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, वो वी नॉट साइन थीटा की वजह से लगेगा। वी नॉट कॉस थीटा अलोंग होने की वजह से वेलोसिटी है, तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके भी विजुलाइज कर सकते हैं। हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल जो वी नॉट कॉस थीटा है और एक पार्टिकल जो वी नॉट साइन थीटा है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग फोर्स निकाल के बाद में हम उसको सम अप कर देंगे सुपरपोजिशन की तरह। तो वी नॉट कॉस थीटा की वजह से कोई भी फोर्स नहीं है, और वी नॉट साइन थीटा की वजह से जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है। अब ध्यान से विजुलाइज करो, तो क्या ये जो वी नॉट साइन थीटा है, ये वी नॉट साइन थीटा की वजह से पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना चाहिए, क्यों? वी नॉट साइन थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, होमोजीनियस सभी जगह, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, अंदर वाले प्लेन में इस तरह से परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, मतलब जो सर्कल होगा वो हमारे कॉपी के परपेंडिकुलर होगा। और वी नॉट कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, तो वी नॉट कॉस थीटा की वजह से बोलेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि वी नॉट कॉस थीटा पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो अब तुम ऐसे सोचो कि हमारे पास दो मोशन है और उनको हमें सुपर इम्पोज करना है, एक जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, तब जो पाथ प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है ना, सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन, दोनों मोशन अगर हम कंबाइन करते हैं तब जो पाथ निकल के आएगा उसको हम लोग बोल रहे हैं हेलिकल पाथ, और इसका जो मोशन होगा वो हेलिकल मोशन कहलाएगा। बोलो।
विजुलाइज हो रहा है कि कैसे हो रहा है ये? यस सर। यस यस सर। वेलोसिटी है एक तरह से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायग्राम में देखोगे अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, दोनों के बीच में कुछ एंगल रहा होगा थीटा। तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वी नॉट साइन थीटा की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ठीक है, लिख लो, बना लो थोड़ा सा, इसमें लिख देंगे ये सारी बातें। ड्यू टू वी नॉट कॉस थीटा, पार्टिकल travels along a line parallel to B, and due to V naught sin theta, particle moves along circular path with रेडियस। रेडियस बता सकते हैं क्या होगी? तो रेडियस डिपेंड किस पे करेगी? वी नॉट के कौन से कंपोनेंट पे? तो साइन रेडियस थीटा। एम वी अपॉन क्यू भी लिखते थे, तो अब वहाँ वी नॉट की जगह एम वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू भी हो जाएगा। देखो ये बात क्लियर है? वेलोसिटी के बारे में मैंने ये बोला है, जैसे पार्टिकल के पास वी नॉट वेलोसिटी है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की खास बात ये होती है कि हम वेक्टर के कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके भी उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक कंपोनेंट कर दिया वी नॉट कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट किया है वी नॉट साइन थीटा। अब वी नॉट कॉस थीटा की वजह से कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी अगर सिर्फ वी नॉट कॉस थीटा होता तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता, और अगर सिर्फ वी नॉट साइन थीटा होता तो वी नॉट साइन थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ध्यान से चेक करो। तो ये हमारा सेकंड केस बन जाएगा जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना? तो सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, इन दोनों को हमें कंबाइन कर देना है, तो कंबाइन करेंगे तो वो इस तरह से हेलिकल मोशन निकल के आ रहा है ये, इसको हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो इस हेलिकल पाथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो गया रेडियस। हेलिकल पाथ कैसा होगा? जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की टाइप का होगा, बस ये कि उसके जो पॉइंट्स होने चाहिए वो इक्वली सेपरेटेड होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जितनी देर में एक चक्कर लगा रहा है उतनी देर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी फिक्स है। और मैं उस डिस्टेंस को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ध्यान से देखो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पिच। ये बिल्कुल वही है जो स्क्रू गॉज का पिच है। स्क्रू गॉज में भी यही बोलते हैं कि एक रोटेशन करने में जितना आगे बढ़ेगा, नट बोल्ट मैकेनिज्म जो होता है, तो अगर हम बोल्ट को 360 डिग्री घुमाएंगे तो वो नट ट्रांसलेट जितना करेगा उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो वही थ्रेडिंग के बीच का डिस्टेंस होता है ये, तो यहाँ भी उसी टाइप से पिच बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो पिच की वैल्यू कितनी होगी? पिच के बारे में बोल सकते हैं कि पिच इज डिस्प्लेसमेंट along magnetic field, displacement along magnetic field in one complete rotation। डिस्प्लेसमेंट along मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो अगर हमें पिच की वैल्यू निकालनी हो तो पिच की वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा और इनटू इसको लगने वाला टाइम टी, और टाइम टी तो क्या कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी नॉट कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। बताना कोई डाउट है तो, अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें। अच्छा ये बताओगे कि किसी भी टाइम पे बीच में
इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड, किसी भी टाइम बीच में इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी नॉट। मैग्नीट्यूड तो वी नॉट ही होगा ना, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तो हर टाइम पे इसके दो ही कंपोनेंट है, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा। वी नॉट साइन थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा और वी नॉट कॉस थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, एक बात और मुझे जरा देख के बताना फिर, अगर सब क्लियर है तो, क्योंकि इसका कई क्वेश्चंस में यूज आएगा डायरेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि जो डायग्राम मैंने लिया है उसी के हिसाब से चलते हैं कि ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम origin such that magnetic field along x-axis, then it will again strikes x-axis after आफ्टर बताओ कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद दोबारा ये एक्स एक्सिस को टकराएगा। मतलब पार्टिकल बार बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट का जनरल डिस्टेंस पॉइंट ओ से क्या बनेगा? पिच के इक्वल। पिच का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। तो इट विल अगेन स्ट्राइक एक्स एक्सिस आफ्टर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पिच। तो ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चंस में इसका कई जगह यूज है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस पे, एक ही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बस यही एक पॉइंट है जिसपे बनते हैं। ध्यान रखना इसमें जो मतलब गलत दिमाग में बैठ जाता है वो ये, जैसे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है एक्स एक्सिस से, तो विजुलाइज करो जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो वो अराउंड एक्स एक्सिस नहीं घूमने वाला है, मतलब एक्स एक्सिस के चारों तरफ नहीं घूमने वाला है, वो एक्स एक्सिस के एक साइड रहेगा। वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, और एक्स एक्सिस को बार बार टच करेगा वो उस पॉइंट पे, तो जो पॉइंट होगा वो पिच वाले डिस्टेंस के बराबर मिलेगा। ठीक है, देखो नोट कर लो। इसमें ये भी एक बात बताओगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस बनेगा 2r के इक्वल। अब यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिसपे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ठीक है, नोट कर लिया ना। देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है, करो ट्राई। हो गया होगा। एट एन एंगल 60 डिग्री टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में रेडियस तो सीधे सीधे हो जाएगा एम वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और पिच की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई m वी नॉट कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, डायरेक्ट ही है प्रॉब्लम। और देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये,
फिगर इसका एक सेकंड दे रहा हूँ। देखो इसमें ध्यान से पढ़ो क्या क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरह से ये इनका काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी हो गया 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डायग्राम में बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हिट अ स्पॉट एस, जीएस डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 एंड द लाइन जीएस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट पैरेलल टू जीएस। तो देखो ये केस तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो इसमें हेलिकल पाथ होगा। अब ध्यान समझना कि हेलिकल पाथ जो बनता है उसमें जो पिच वाला जो डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल बनता है। तो ये इसी तरह से आएगा। और दूसरी बात कि अगर वो पॉइंट एस पे हिट करना है तो ये भी समझना कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एन टाइम्स पिच के इक्वल होगा, तभी ये पॉइंट एस पे हिट करेगा। क्योंकि पॉइंट एस जो है वो लाइन जीएस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि एक्स एक्सिस पे दोबारा कब मिल रहा है, तो दोबारा वो पिच टाइम्स डिस्टेंस के बाद मिलेगा। तो वो जो डिस्टेंस है वो एन टाइम्स पिच के बराबर करना है, बस इतना क्वेश्चन है। तो जीएस डिस्टेंस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच होना चाहिए। तो रखो इसमें वैल्यू, जीएस डिस्टेंस कितना दिया है, जीएस डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर इज इक्वल टू एन टाइम्स पिच। पिच की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो पिच की वैल्यू होगी 2 पाई cos थीटा यानी cos 60 और अपॉन क्यू बी। देखो ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एम वी नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी नॉट की जगह लिख सकते हैं फिर से अंडर रूट ऑफ 2m के ई, और के ई की वैल्यू हो जाएगी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10⁻16 हो जाएगा जूल में। और m की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी तो m ले लेना 9.1 इंटू 10⁻31 के जी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जब तुम b निकालोगे तो ये बताओगे कि b की मिनिमम वैल्यू के लिए n क्या रखेंगे। भाई b जब तुम इधर लाओगे तो ये जो b है ये n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम b की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 रख देंगे। तो बस यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1। बोलो, कर लिया होगा। यस सर। यस यस। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना बाद में, फिर कंप्लीट कर लेना। और एक क्वेश्चन देखो, और एक देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो। लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो बोला, मेन मेन पॉइंट क्या है सबसे पहले समझने वाले। एक तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल दिया हुआ है तो ये हेलिकल पाथ बनेगा। अब बात आती है कि ये हेलिकल पाथ बनेगा तो वो हेलिकल पाथ किधर की तरफ जाएगा, मतलब कहने का है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो जो वी नॉट कॉस 60 है वो कांस्टेंट रहेगा, और वी नॉट साइन 60 की वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो वी नॉट साइन 60 की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा और वी नॉट कॉस 60 की वजह से आगे बढ़ेगा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि वो पॉइंट एस पे टकराए, ठीक है। अब यहाँ पे वो ध्यान रखो कि अगर हम चाहते हैं पॉइंट एस पे टकराए, ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट जी है, तो जब ये इस पॉइंट को छोड़ता है ना, तो दोबारा जब एक्सिस पे टच कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस पिच के बराबर है। तो हम चाहते हैं एस पे टकराए, तो एस पे टकराने की कंडीशन ये होगी कि ये डिस्टेंस एन टाइम्स पिच के इक्वल हो, ठीक है ना। तो बस उस जीएस डिस्टेंस को एन टाइम्स पिच के इक्वल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल हैविंग मास m
चार्ज q इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है मतलब कि हेलिकल पाथ में जाएगा ये, ठीक है। और टाइम t के बाद बताना है। तो एक बात ये देखो, हेलिकल पाथ में दो कंपोनेंट है, एक है v cos थीटा और एक है v sin थीटा। तो v cos थीटा के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, तो v cos थीटा में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि केवल क्या चेंज हो रहा है, इसका केवल इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि इतने टाइम में एंगल कितना कवर होगा। तो वो जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वो तो सिर्फ सर्कुलर मोशन के हिसाब से हो रहा है। तो ऐसे सपोज करो कि पार्टिकल यहाँ से चला, उसका v साइन थीटा इधर की तरफ है, ये हो गया t इक्वल टू 0। तो इतने टाइम के बाद कहाँ पहुँचेगा? तो एक काम करो, इसमें निकालो एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड कितना होगा? तो एंगल कवर्ड को हम लोग लिखेंगे, कुछ और लिख दो इसको, एंगल कवर्ड फाई इज इक्वल टू, तो ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू 2 पाई। मतलब ये जो टाइम है, ये कैपिटल टी का जितना फ्रैक्शन होगा उतना ही एंगल कवर होगा। तो ये कितना आएगा? पाई/2 आएगा। yes sir, Yes, sir. तो पाई/2 यस। आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पहुँचेगा। पाई/2 है तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे चेंज इन वेलोसिटी √2 इंटू वी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। कर लिया होगा ये। yes sir, ठीक है। यस। तो देखो ये था, अभी तक था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे भी हमको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ही थोड़ा सा और करना है, लेकिन अब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब एक तरह से दो फोर्सेज हो गए। अब क्या है कि जैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के होंगे, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स के होंगे। मतलब कहने का एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा, तो हमें कैसे करना है, ठीक है ना। तो प्रोसेस तो वही है, बेसिक फिजिक्स तो वही है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें और स्पेशल हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले तो आता है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा QE और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है फोर्स का, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो एक तरह से ये कंबाइंड एक्सप्रेशन है, लेकिन ये कि हमने इसको पहले अलग से स्टडी कर लिया है और इसको अलग से स्टडी कर लिया, अब हम इन दोनों को कंबाइंड एक साथ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। अब देखो वैसे तो बेसिक काइनेमेटिक्स लगनी है भाई, QE की वजह से उसको अलग एक्सीलरेशन मिलेगा, Q इंटू V क्रॉस B की वजह से अलग एक्सीलरेशन मिलेगा। उसके बाद जो भी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा और जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसके हिसाब से उसका पाथ डिसाइड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें देखा जाए तो इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब इतने सारे वेरिएबल अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के पाथ आ सकते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से ये कि कुछ पाथ मैथमेटिकली सॉल्व करना आसान होगा, कुछ पाथ हो सकता है मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो, आगे जाके अटक जाए। तो अब ये कि हम लोग वो पाथ देख लेंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, थोड़े सिंपल हैं और ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी कुछ और आएगा नया, तो बेसिक काइनेमेटिक्स और बेसिक फिजिक्स तो वही रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक खास बात है वो हमें ध्यान रखनी है
और वो ये लिख लेना अलग से, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में वो पूछना कुछ और चाहता है और हम वेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम कहीं और सोचने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और उसको हम सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर पाएंगे। तो ध्यान ये रखना कि अभी तक तो ये बोलते थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जीरो होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब ये है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वो मैग्नीट्यूड चेंज होने का जो रीजन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो उसमें बस ये ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस ये ध्यान रखना है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस का जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, बिकॉज डब्ल्यू मैग्नेटिक इज ऑलवेज जीरो। तो ये है तो बहुत छोटी सी बात, बट ये कि कई सारे क्वेश्चन तो इसी में हो जाते हैं, पाथ वगैरह डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इनिशियल स्पीड दी होगी, फाइनल स्पीड दी होगी, उससे हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो ये छोटा सा पाथ है, वो ध्यान रखना। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर केसेस की तरफ। कौन कौन से केसेस हैं जो कर सकते हैं इसमें हम। तो सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर केस तो यही है कि इफ चार्ज पार्टिकल moves undeviated with constant speed। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसमें हमने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी है सच दैट उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, अनडेविएटेड विद कांस्टेंट स्पीड। तो हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल कैसे बनेगा? तो बोलेंगे इस केस में तो सीधे सीधे ये बोल सकते हैं ये तभी पॉसिबल होगा जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि Q इंटू ई वैक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हो जाए। तो यहां से देखो हमको मिलेगा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। देखो यहां तक ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी होना चाहिए। तो यहां से हम लोग बोलेंगे हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन आ गई कि ई वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हम नोट भी कर लेंगे और यहाँ एक छोटी सी बात लिख देंगे, सच फील्ड्स आर कॉल्ड क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इनको हम अलग से एक नाम देते हैं, वी कॉल इट क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब ये है कि उनमें आपस में एंगल 90 डिग्री है। और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बनाएं, मैग्नीट्यूड में रिलेशन बनाएं, तो ई की वैल्यू आएगी v इंटू बी इंटू साइन थीटा, और अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू आ जाएगी e अपॉन v साइन थीटा। देखो, तो ये हो गया इक्वेशन 2। और अगर हमसे कहा जाए कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फॉर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओगे थीटा क्या लेना चाहिए? फॉर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बी मिनिमम की वैल्यू यहां से आ जाएगी ई अपॉन वी, यानी ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज आल्सो 90 डिग्री। अब ध्यान से देना, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये जो एक्सप्रेशन आया निकल के, इस केस में क्या होगा, ई वेक्टर कॉमा वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से देखो, तो ऑल थ्री
ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे लास्ट में जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये एप्लीकेबल तभी होगा जब ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर इस सिचुएशन को तुम्हें थोड़ा समझना है तो इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट, मान लेते हैं पार्टिकल जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, तो बताएगा कोई मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए जिससे कि ये पर्टिकुलर केस पॉसिबल हो जाए, मतलब पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड विदाउट चेंज इन स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? पार्टिकल अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो तुम इसको ऐसे ही निकाल सकते हो, फॉर्मूले इनसाइड। से निकाल सकते हो। तो एक तरह से देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, तो हम लोग चाहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगे, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगे। अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगे, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स हम चाहते हैं नीचे लगे, तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, और फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन हमको निकालना है, और थंब का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है, थंब यानी वेलोसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है या साउथ आ रहा है? किधर की तरफ आएगा? तो ये टुवर्ड्स साउथ आएगा, देखो। डायरेक्शन क्लियर है या नहीं, बस यही एक खास बात है जिसमें वो अटकोगे बस। बताओ ये वाला केस क्लियर है या नहीं? यस यस सर। एक बार और बता दीजिए। इसमें सिंपली मैंने ये बोला है कि हमें एक ऐसा केस डिजाइन करना है जिसमें पार्टिकल अनडेविएटेड विदाउट चेंज इन वेलोसिटी जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो सीधा सीधा मैथमेटिकली चले स्टार्टिंग में, तो कि वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहेगी जब उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो का मतलब हमने वो जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको जीरो कर दिया, तो क्यू तो कैंसिल हो गया, बचा हुआ ये आ गया। अब सबसे पहली बात तो मैंने इसको देख के ये बोली कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे फील्ड्स को हम लोग क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना, कहीं क्वेश्चन में लिखा हो सकता है तो पहचानने में आसान रहेगा। क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर। तो एक बात तो ये सबसे पहले निकल के आई। फिर मैंने इसी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड लिखा तो E इक्वल टू वी बी साइन थीटा आया। तो यहाँ से B निकालना हो या V निकालना हो या E निकालना हो तो यहाँ से B की वैल्यू ये निकल के आई। अब अगर हम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालें सपोज, तो उस केस में थीटा भी हम 90 कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि V वेक्टर, E वेक्टर और B वेक्टर ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ा इस तरह की फील्ड को याद रख सकते हो कि ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, E वेक्टर, B वेक्टर एंड V वेक्टर। ठीक है ना। और इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। मतलब अगर हम मान लो हमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें हमको फिक्स वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम इस टाइप के फील्ड को यूज़ करके एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। मेरे पास डायग्राम है तो मैं दिखा देता हूँ। ये है वेलोसिटी सेलेक्टर, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या है कि पहले पार्टिकल्स को एक्सीलरेट कराया जा रहा है, पार्टिकल्स को एक्सीलरेट कराएंगे, और एक्सीलरेट कराने के बाद इनको हमने ध्यान से देखो, जो ऊपर और नीचे प्लस और माइनस लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, और जो नॉर्थ और साउथ लगा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाएगा वही पार्टिकल इस होल से बाहर निकलेगा, और वही वो सिलेक्टेड वेलोसिटी होगी जो हमें चाहिए थी। बाकी अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो उधर की तरफ डेविएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बताओ क्लियर है सब?
Yes, sir. फिर इसमें एक और केस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस। केस टू में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to E and B. Charge particle is projected perpendicular to E and B. थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो कई सारे केसेस में विजुलाइज भी कर पाओगे कि कैसा मोशन हो रहा है। अब कुछ केसेस में सिर्फ मैथ्स ही लगेगी, तो अलग अलग टाइप के, जैसे इसमें तुम थोड़ा विजुलाइज करके बता सकते हो। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी, सपोज ये चार्ज पार्टिकल है m कॉमा क्यू, और इसको वेलोसिटी हमने दी है x एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा? क्यों भाई, इस बार फोर्सेस बैलेंस तो नहीं होंगे, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों फोर्सेस को अलग अलग विजुलाइज करके बाद में सुपरपोजिशन लगा दो, जैसे मैंने पहले हेलिकल पाथ के लिए किया था। के लिए किया था। तो देखो, अगर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इसका पाथ कैसा होता? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा होता, बताओ? अपवर्ड, मतलब y एक्सिस। पाथ कैसा होता? पाथ पैराबोला होता। Yes, sir. अरे पाथ पैराबोला होता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ध्यान से समझना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहता, और ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता। बताओ यस और नो? ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहता, और वी वाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स की बात। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता? तो अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो तुम देखो ध्यान से, क्या ये सर्कुलर पाथ पे चलता? ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पास वी वाई आएगा, वी नॉट तो कांस्टेंट है, समझना ध्यान से, वी नॉट कांस्टेंट है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको कौन से पाथ पे चलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ पे चलाएगा, और इस वी वाई की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। होगा या नहीं होगा? मतलब वी वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वी वाई बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वी वाई बढ़ा रहा है, तो उस वी वाई के बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वी वाई की वजह से लगेगा ही नहीं, बी पैरेलल होने की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सिर्फ वी नॉट की वजह से, और वी नॉट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सर्कुलर पाथ है। तो एक तरह से क्या होगा इस केस में, इसका मोशन हेलिकल होगा, लेकिन उस हेलिकल की जो पिच है वो बढ़ती जाएगी। बताओ? क्योंकि इसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इंक्रीजिंग है, और एक्स जेड प्लेन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब सर्कल का रेडियस फिक्स होगा, लेकिन उसकी जो पिच होगी, जो वाई कंपोनेंट है, वो इंक्रीजिंग आएगा। बताओ इतनी बात लॉजिकली समझ में आई क्या? यस सर। तो सर इस बार से वाई एक्सिस को टच करके जाएगा ना? हाँ, वाई एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, करेक्ट। देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर से। एक बात तो मैंने ये बोली कि इलेक्ट्रिक फील्ड increases y component of velocity, but there is no additional
मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वी वाई। बताओ, क्लियर है? और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स जेड प्लेन is constant in magnitude, comma magnetic field revolves particle along a circle in xz plane। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं hence path is helical, path is helical with increasing pitch along y axis। बताओ, क्लियर है सारी बातें? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली पाथ बना देना इसका। इस बार ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, तो डायग्राम थोड़ा इसी तरह का बनाना कि वाई एक्सिस को टच कर रहा हो। ठीक है, अच्छा ये बताओगे, रुको जरा, इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ की तरफ होगा? मतलब ये जब घूम रहा है तो इधर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है? मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस साइड में है या नेगेटिव जेड एक्सिस साइड में रहेगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव जेड एक्सिस साइड में रहेगा। ये इस तरह का बनाना चाहिए था, ठीक है ना? पॉजिटिव जेड एक्सिस साइड में रहेगा। तो हमको क्या करना है ना, हमको इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी निकालना है जनरल टाइम के साथ क्या बनेगा। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ध्यान से देखना, टॉप व्यू से मेरा मतलब ये है कि इधर हो गई एक्स एक्सिस, इधर हो गई जेड एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही है, और पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है इनिशियल वाली। तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, समझना ध्यान से, ऊपर से देखने का मतलब है कि हम वाई एक्सिस के पास से देख रहे हैं अगर, तो हमको क्या सिर्फ सर्कुलर मोशन नजर आएगा ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्प्रिंग को अगर हम सामने से देखें तो हमको एक ही सर्कल नजर आएगा, होगा या नहीं होगा? तो अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर से देखेंगे तो ये वाई एक्सिस का ट्रांसलेशन नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। तो टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, सिर्फ ये बताओ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि टॉप व्यू में हमको ये वाला सर्कल नजर आएगा सिर्फ, बताओ। तो इस सर्कल से हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो देखना ध्यान से, ये इसका सपोज सेंटर हो गया और यहाँ ये पार्टिकल आ गया किसी टाइम के बाद वी नॉट। तो ये वाला एंगल कवर्ड कितना होगा, थीटा। तो थीटा को हम लोग लिख पाएंगे ओमेगा टी, और ओमेगा को कितना लिखेंगे? आर का वैल्यू क्या है, आर लिख लो पहले। आर की वैल्यू बनेगी एम वी अपॉन क्यू बी, और ओमेगा चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर की वैल्यू बनेगी क्यू बी नॉट अपॉन एम। तो ये जो थीटा आएगा ये आएगा क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू टी। थीटा हमको इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और जेड। तो ध्यान से देखो डायग्राम को, क्या एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा होगी और जेड की वैल्यू आर माइनस आर कॉस थीटा। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ इतना। एक्स की वैल्यू, एक्स है ये वाला डिस्टेंस, ये एक्स है और ये जेड है। बताओ, तो x की वैल्यू लिखी है मैंने आर साइन थीटा,
और z की वैल्यू लिखिए r माइनस आर कॉस थीटा। क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, z कोऑर्डिनेट हो गया टाइम के फंक्शन में। अलोंग y एक्सिस y कंपोनेंट क्या आएगा? अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अलोंग y एक्सिस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अलोंग y एक्सिस उसका एक्सीलरेशन बनेगा q ई नॉट अपॉन m। ठीक है, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हाफ a और टी स्क्वायर। तो देख लो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना? तो इस केस में इसका जो पाथ है वो है हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच। देखो ध्यान से बताओ कहाँ डाउट है या कुछ री एक्सप्लेन करना है तो। सेकेंड पॉइंट में मैंने ये लिखा हुआ है कि जो एक्स जेड प्लेन की वेलोसिटी है, मतलब ये वाला जो सर्कल है, देखो ध्यान से, सर्कल पे वो किस वजह से घूम रहा है? सर्कल पे घूम रहा है वो वी नॉट की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड इस वी नॉट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाएगा। यानी अगर हम इस टॉप व्यू वाले डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम में हर जगह वेलोसिटी वी नॉट ही नजर आएगी, क्योंकि इसकी एक और वेलोसिटी है वाई वाली वेलोसिटी, वो हमको इस डायग्राम में नजर ही नहीं आएगी। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो सर्कल पे चलेगा उसमें वी नॉट उसका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? सर्कुलर पाथ जो है, सर्कुलर पाथ में यानी इस देखो किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है vx, एक कंपोनेंट है vy और एक कंपोनेंट है vz। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल vy बढ़ रहा है, vx और vx और vz का जो रिजल्टेंट है वो v नॉट ही रहेगा। और ये रहा वो v नॉट इस डायग्राम में, v नॉट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इस पे क्वेश्चंस वगैरह फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। एक दो केस और हैं वो भी करेंगे, बट ऐसे समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस यही दोनों हैं। ये जो दो केस हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़े कैलकुलेशन होने की वजह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।